The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अपने खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2013 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिया। सीएजी के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मोदी ने कहा कि सरकार का केवल एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट, और एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। जब तक हम लैब टू लैंड इस कंसेप्ट की ओर बल नहीं देते हैं और हर नई खोज को किसान तक पहुंचाते नहीं हैं, तब तक हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को 200 साल पुरानी पद्धति से हम चल रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आवश्यकता है। मजदूर खेती में काम करने की संख्या कम हो रही है। हमारे यहां देश में आईटीआईज में एग्री सेक्टर को रिक्वायर ऐसे आईटीआई के कोर्सेज ही नहीं है। वो टर्नर, फिटर, प्लम्बर सब बनाएंगे, लेकिन किसान को खेत में जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर आईटीआई में छोटे छोटे सब्जेक्ट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, तब जाकर हम उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं। भाइयों बहनों, विषय बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर तरीके से किया जाए। अब यहां एक चर्चा आई यूथ एम्प्लॉयमेंट की, किसी एक नौजवान ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। मित्रों, सारी दुनिया में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार कहते हैं कि $3 ट्रिलियन के टूरिज्म इंडस्ट्री की संभावनाएं पड़ी है विश्व में। $3 ट्रिलियन एक कोई छोटी अमाउंट नहीं है। मित्रों, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी विरासत, लेकिन हम विश्व के टूरिस्ट को आकर्षित करने में सफल नहीं हो रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हम बल दें, हम टूरिज्म पर फोकस करें, और जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले, अतिथि देवो भव की बात करने वाले, हम स्वाभाविक रूप से कोई अनजान व्यक्ति को भी बड़े आत्म सम्मान के साथ बुलाने वाले लोग, आज विश्व को हम कैसे आकर्षित करें? मित्रों, हमारे नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इतनी संभावनाएं हैं, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रोजगार की संभावना ये टूरिज्म सेक्टर में है। अगर इन बातों को हम बल देते हैं, मुझे विश्वास है मित्रों, हम बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। मैं यहां देख रहा था आपके अधिकतम प्रेजेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी पर बल है। इसका मतलब कि हिंदुस्तान के नौजवान का मिजाज ये गफलेबाजी को सहन करने को तैयार नहीं है। दो काम कम हो गए तो इसको मंजूर है, लेकिन बेईमानी मंजूर नहीं है इस देश को, यह तय हो चुका है मित्रों, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत मदद कर सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। गुजरात और महाराष्ट्र, जिस हाईवे पर गुजरात का चेक पोस्ट है, उसी हाईवे पर 2 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। जो व्हीकल
गुजरात के चेकपोस्ट से गुजरता है वही व्हीकल महाराष्ट्र के चेकपोस्ट से भी गुजरता है। जितना रेट गुजरात का है टैक्स, उतना ही टैक्स महाराष्ट्र का है। लेकिन गुजरात की इनकम गत 2-3 साल में महाराष्ट्र से उस चेकपोस्ट पर 600 करोड़ रुपया ज्यादा है। एक ही रोड टैक्सेशन वही, व्हीकल उतने ही, लेकिन हमारी कमाई 600 करोड़ ज्यादा है। क्यों? मित्रों, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ह्यूमन इंटरवेंशन को हमने रोका है। गांधीनगर में बैठ करके हम उस चेकपोस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, कौन आया, कौन गया, क्या चल रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग ट्रांसपेरेंसी में बहुत काम आ सकता है। और इसलिए मित्रों, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान यहां पर, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात हुई, मैं एक चीज लोगों से सीखा था। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना, अब हम तो मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, कभी जिंदगी में चुनाव लड़ना सोचा नहीं था। न हम स्कूल में भी कभी चुनाव लड़े थे, मॉनिटर का भी चुनाव नहीं लड़े थे। तो हमारी फितरत नहीं थी। हम बन गए हैं मुख्यमंत्री, और उस समय गुजरात में भूकंप के बाद मेरे जिम्मे काम आया था। तो शपथ लेने के तुरंत बाद मैंने पहला काम किया कच्छ के भूकंप पीड़ित लोगों से मिलने का। वहां मैं गया तो वहां समाज के लोगों से मैंने इंटरेक्शन शुरू किया, उनसे सुन रहा था, उनको क्या चाहिए, क्या मुसीबत है, समझना चाहता था। एक इंटरेस्टिंग बात एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप से जब मैं मिला तो उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, साहब हम तंग आ गए। मैंने कहा, क्या हुआ? बोले, हम पिछले 50 साल से कोई भी नेता कच्छ आता है, कोई भी सरकारी आदमी कच्छ में आता है, तो वो हमारे साथ सीमावर्ती जिला, पाकिस्तान, सिक्योरिटी, यही बातें करता है, वही इमोशनल विषयों पर भाषण देता है, वही अखबार छापते हैं और चला जाता है। वो कहे, मोदी जी कम से कम आप ये सब बंद कर दीजिए, आप ये पाकिस्तान, ये सिक्योरिटी, ये बॉर्डर, ये बंद कीजिए, और उसके बाद आप कच्छ के लिए सोचना शुरू करिए, आपको एक नई सोच आएगी। मैं मित्रों रात भर सोचता रहा। सही बात थी। हम जब भी कच्छ की बात करते थे तो बॉर्डर, सिक्योरिटी, पाकिस्तान, यही बातें घुलती थी मन में। मित्रों, उस दिन से मैंने तय किया कि मैं कच्छ की इन बातों से उलझूंगा नहीं, मैं सिर्फ कच्छ के विकास के लिए फोकस करूंगा। मित्रों, भूकंप में पीड़ित तो जिला 2001 में तबाह हो चुका था। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध देश भी इस प्रकार की कैलेमिटी के बाद उसको बाहर निकलने में मिनिमम 7 ईयर लगते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। मित्रों, गुजरात में कच्छ 3 साल के भीतर भीतर दौड़ने लग गया था। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद भी, इतने बड़े संकटों के बाद भी अगर कच्छ को बाहर निकाला जा सकता है, और तब से मेरा कॉन्फिडेंस इतना हो गया है कि मित्रों, समस्याओं के समाधान हमारे पास है, हमारे लोगों के पास है, सिर्फ उनको दिशा देने की जरूरत है। मित्रों, आज देश में यहां पर एक विषय आया कि हम गरीब परिवार से हो, हम राजनीति में कैसा है, ऐसा एक सवाल है इसमें। मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए।
मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। यहां पर एक सवाल आया, सेक्युलरिज्म की आपकी डेफिनेशन क्या है? मित्र, हमारे देश में सेक्युलरिज्म की बहुत डेफिनेशन हुई है। मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई है, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। हम जो भी निर्णय करें, अगर वो भारत की भलाई के लिए है तो उससे बड़ा कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता है मित्र। सर्वपंथ समभाव, हर रिलीजन के लिए समभाव होना चाहिए। कोई अपना, कोई पराया, ये नहीं हो सकता है। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। नो वोट बैंक पॉलिटिक्स। गरीब गरीब होता है, फिर वो मंदिर में जाता है कि मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, ये कोई मायना नहीं रखता है। गरीब गरीब होता है, उसको शिक्षा चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, मां बाप के लिए दवाई चाहिए। ये धर्म होता है मित्रों। और मैं साफ मानता हूं मित्रों, सरकार, उसका एक ही धर्म होता है, सरकार का एक ही मजहब होता है, और वो मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, और वो धर्म ग्रंथ होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ नागरिक। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ, सबका विकास। नो डिस्क्रिमिनेशन। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आत्मा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी